नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका नाम है द घोस्टली असेंट ऑफ द थर्ड फ्लोर। और ये कहानी एक ऐसी वीरान हवेली की है जिसे लोग मतलब खामोश हवेली कहते हैं। अच्छा। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो वाकई में परेशान करते हैं, जैसे कि उस हवेली में चौकीदार टिकते क्यों नहीं थे, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल, उस हवेली की तीसरी मंजिल पर आखिर ऐसा था क्या कि वहां जाने की इतनी सख्त मनाही थी। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक आदमी से। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी और उसे शहर से दूर जंगल के पास बनी इस हवेली में चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। और मालिक जब उसे नौकरी पर रखता है तो एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देता है। अच्छा, क्या कहता है वो? वो कहता है, रात को कुछ भी सुनो, चाहे किसी के रोने की आवाज हो या चलने की, बस एक काम मत करना। और वो है? तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। और यहीं से मतलब कहानी का असली खेल शुरू हो जाता है। ये तो हॉरर कहानियों का सबसे क्लासिक नियम है। हाँ, एक बंद दरवाजा। बिल्कुल, एक बंद दरवाजा, एक मना किया हुआ काम। ये चेतावनी असल में एक न्योता है। ये सुनने वाले के दिमाग में ये बात डाल देती है कि हीरो ये नियम तोड़ेगा जरूर। और तभी हमें पता चलेगा कि पर्दे के पीछे का सच क्या है। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। और रवि भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। पहली रात तो मतलब बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं होता। लेकिन दूसरी रात ठीक 12 बजे उसे ऊपर से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आती है। ओह। जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। पर वो सोचता है, अरे इतनी पुरानी इमारत है, लकड़ी की हवेली है, आवाजें तो आएंगी, और वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। ये खुद को तसल्ली देने का एक तरीका है। इंसान का दिमाग अक्सर उन चीजों को नहीं मानना चाहता जो तर्क के खिलाफ हो। सही बात है। वो हर अजीब घटना के लिए कोई ना कोई आम वजह ढूंढने की कोशिश करता है। पुरानी लकड़ी, हवा की आवाज, ये सब बहाने हैं उस डर का सामना न करने के। बिल्कुल। लेकिन तीसरी रात को जो होता है उसके लिए कोई बहाना नहीं था। लेख में समय भी दिया गया है, रात की ठीक 12:03 पर। इतना सटीक? हाँ, उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, भारी, और एक लय में धप धप धप। उफ। जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान पैर घसीट कर उतर रहा हो। उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हिम्मत करके अपनी टॉर्च उठाता है और बाहर हॉल में झांकता है। और वहां सीढ़ियां एकदम खाली थीं, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ती है, और जो वो देखता है उसने मुझे सच में चौंका दिया। क्या था वहां? फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। ओह, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कहानी का पहला बड़ा संकेत है। हाँ, क्योंकि ये निशान बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रहे थे। ये निशान सीढ़ियों के नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहे थे। ऊपर? हाँ, सीधी तीसरी मंजिल की ओर। अब ये कैसे हो सकता है? अगर कोई अंदर है तो वो गीला कैसे है? और अगर बाहर से आया तो निशान दरवाजे से क्यों नहीं शुरू हुए? ये बात तो मतलब समझ से ही बाहर है। और यहीं से कहानी हमें बताती है कि इस हवेली में तर्क और विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। गीले पैरों के निशान जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये पहला ठोस सबूत है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है। पानी या नमी को अक्सर दूसरी दुनिया से जुड़ी चीजों का प्रतीक माना जाता है। ये निशान बता रहे हैं कि खतरा बाहर से नहीं, हवेली के अंदर ही है। मतलब हवेली खुद ही एक तरह की मुसीबत है। बिल्कुल। और रवि डरते डरते उन निशानों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेख में लिखा है कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, हर सीढ़ी पर हवा ठंडी होती जाती है, इतनी ठंडी कि उसकी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ओह। और फिर वो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। वहां वो कमरा जिस पर हमेशा एक बड़ा सा ताला लगा रहता था, उस रात उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। खुला था? हाँ, और अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। कोई धीरे धीरे कह रहा था, मुझे नीचे नहीं जाने दिया, मुझे सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। बाप रे। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वो दरवाजे को धक्का देता है। टॉर्च की रोशनी जब अंदर दीवारों पर पड़ती है तो वहां खून से एक संदेश लिखा था। क्या लिखा था? जो तीसरी मंजिल पर आएगा वो कभी नीचे नहीं जाएगा। ये एक सीधी धमकी है। अब तक जो रहस्य था वो अब मतलब खुलकर सामने आ गया है। और जैसे ही वो ये पढ़ता है, उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती है। वो घबराकर पलटता है और उसके सामने वो खुद खड़ा था। क्या? वही रवि, वही कपड़े, वही चेहरा, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका पूरा शरीर बारिश में भीगे हुए इंसान की तरह टपक रहा था। वो दूसरा रवि मुस्कुराता है और कहता है, मैं पहला रवि था। ओह। और ये सुनते ही सीढ़ियों से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। धड़ां। ये लाइन, मैं पहला रवि था,
ये इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये कोई भूत नहीं है जो लोगों को मार रहा है, ये एक चक्र है। हाँ, हवेली लोगों को मारती नहीं, वो उनकी पहचान चुरा लेती है। मतलब जो शिकार होता है वही अगला शिकारी बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मौत नहीं, ये पहचान का मिट जाना है। रवि अब रवि नहीं रहा, वो हवेली का एक और मोहरा बन गया है जो अगले शिकार को फंसाने के लिए इंतजार करेगा। ये एक अंतहीन सिलसिला है। तभी गांव वाले बताते हैं कि रवि के गायब होने के बाद वो धप धप की आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और साफ सुनाई देने लगी थी। हाँ, क्योंकि अब एक और आत्मा उस चक्र में शामिल हो गई थी। ये तो बहुत ही डरावना है। खैर, इस घटना के 3 महीने बाद कहानी में एक नया किरदार आता है, आशा, एक पत्रकार। अच्छा। वो ऐसी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करती और सच का पता लगाने के लिए उस हवेली में पहुंचती है जिसे अब प्रशासन ने सील कर दिया था। मतलब वो गैर कानूनी तरीके से अंदर गए? हाँ, किसी तरह रात में हवेली के अंदर घुस जाती है। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी, फर्श अब भी गीला था। 3 महीने बाद भी? हाँ, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। और तभी उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। वही धप-धप वाली? नहीं, इस बार की आवाज में धमकी नहीं थी, बल्कि दर्द था। कोई कह रहा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो, तीसरी मंजिल पर मत आना। अरे, यहाँ पर कहानी और गहरी हो जाती है। ये आवाज एक चेतावनी है, धमकी नहीं। सही बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद हवेली में सिर्फ एक बुरी ताकत नहीं है। हो सकता है कि वहां कुछ और आत्माएं भी फंसी हों, जो खुद तो शिकार बन चुकी हैं, पर अब दूसरों को बचाना चाहती हैं। हाँ, ये आवाज रवि की ही लगती है, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर आशा एक पत्रकार है, वो चेतावनी को नजरअंदाज करके तीसरी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। जाहिर है। और जब वो ऊपर पहुंचती है तो दीवारों पर इस बार खून से नहीं, बल्कि दीवारों से रिस रही नमी से लिखा था, हम यहां फंसे हैं। हाँ, मैंने हम। ये उस दर्द भरी आवाज से बिल्कुल मेल खाता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हवेली में कई शिकार फंसे हुए हैं। और तभी आशा के पीछे रवि का भूत दिखाई देता है। उसकी आंखें खोखली थी, पैर जमीन से ऊपर थे और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो कहता है कि वो उन्हें नीचे नहीं जाने देता। और फिर वो कांपते हुए हाथ से छत की ओर इशारा करता है, जहां एक काली परछाई उल्टी लटकी हुई थी। ओह गॉड! रवि कहता है, सीढ़ियों की आत्मा। सीढ़ियों की आत्मा? ये क्या चीज है? ये कोई इंसान या भूत नहीं है? नहीं। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही अनोखा विचार सामने रखता है। क्या? हवेली की असली बुरी शक्ति कोई एक भूत नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है, एक सामूहिक ऊर्जा है जिसे वो सीढ़ियों की आत्मा कहते हैं। मतलब ये उस जगह की सालों की नकारात्मकता और दर्द से पैदा हुई एक शक्ति है। बिल्कुल, ये उस हवेली की आत्मा है जो दर्द पर ही जीती है। और रवि इसकी कहानी बताता है। अच्छा। कि सालों पहले हवेली का क्रूर मालिक अपने बीमार या बूढ़े नौकरों को तीसरी मंजिल से सीढ़ियों पर धक्का देकर मार देता था और उनकी लाशों को वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता था। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, उन सब लोगों की आखिरी दर्दनाक सांसें, उनका डर, उनकी पीड़ा, वो सब मिलकर उस जगह पर जमा हो गई और इस सीढ़ियों की आत्मा का जन्म हुआ। तो ये आत्मा किसी एक व्यक्ति का बदला नहीं है, ये दर्द का ही एक साकार रूप है। हाँ। और अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए उसे लगातार नए शरीरों की, नई आत्माओं की जरूरत पड़ती है जो उसकी जगह ले सकें। रवि और उससे पहले के चौकीदार बस उसी चक्र का हिस्सा थे। समझ गई। और जैसे ही रवि ये राज खोलता है, वो छत पर लटकी काली परछाई को राती है, मुझे एक और शरीर चाहिए, और वो नीचे उतरना शुरू कर देती है। ओ नहीं! उसके नीचे आते ही पूरी हवेली कांपने लगती है और सीढ़ियां चरमराकर टूटने लगती हैं। ऐसा लगता है कि अब आशा का बचना नामुमकिन है। हाँ। लेकिन तभी उस भयानक पल में रवि का भूत आशा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मैं बहुत देर से यहां फंसा हूं, आज तुम्हें यहां से जाना होगा। मतलब वो उसे बचा रहा है। हाँ, और लेख में लिखा है कि वो पहली बार एक इंसान की तरह मुस्कुराता है, एक बहुत ही दुख भरी लेकिन सच्ची मुस्कान। ये कहानी का भावनात्मक चरम है। एक फंसी हुई आत्मा जो खुद शिकार से शिकारी बन चुकी थी, वो अचानक अपनी इंसानियत वापस पा लेती है। क्रूरता और नफरत के उस चक्र में वो करुणा का एक छोटा सा काम करने का फैसला करता है, खुद को बचाने के बजाय एक अनजान इंसान को बचाने का। और शायद यही एकमात्र रास्ता था उस चक्र को तोड़ने का, क्योंकि जिस जगह का जन्म क्रूरता से हुआ था, उसका अंत सिर्फ करुणा से ही हो सकता है। बिल्कुल।
नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता। उस आत्मा को एक और शिकार नहीं बल्कि एक बलिदान चाहिए था जो स्वेच्छा से दिया गया हो। और रवि वही करता है। वो जानबूझकर उन टूटती हुई सीढ़ियों पर कदम रखता है। ओह! जैसे ही उसका पैर तीसरी सीढ़ी पे पड़ता है, वो काली परछाई जोर से चीखती है और रवि की आत्मा एक रोशनी की तरह उसमें समा जाती है। और फिर? और उसके समाते ही सब कुछ शांत हो जाता है। हवेली अंदर से पूरी तरह ढह जाती है। पूरी तरह? हाँ। अगली सुबह गांव वालों को आशा हवेली के मलबे के बाहर बेहोश मिलती है। हवेली अब बस एक खंडर थी। और सबसे जरूरी बात, क्या? तीसरी मंजिल तक जाने वाली कोई सीढ़ी अब वहां बची ही नहीं थी। सीढ़ियों का नष्ट हो जाना इस बात का प्रतीक है कि उस आतंक तक पहुंचने का रास्ता ही अब खत्म हो गया है। रवि के बलिदान ने न सिर्फ आशा को बचाया बल्कि उस श्राप को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस क्रूरता के चक्र ने सीढ़ियों की आत्मा को जन्म दिया था, उसे आत्म बलिदान के एक कार्य ने शांत कर दिया। तो एक तरह से कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। बुराई का अंत हुआ, आशा बच गई, लेकिन लेख का अंत एक ऐसे सवाल पर होता है जो दिमाग में घूमता रहता है। अच्छा। उसमें लिखा है कि आज भी कभी-कभी आधी रात को जंगल के उस किनारे से एक बहुत ही हल्की सी आवाज आती है, धप धप। हाँ, और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। ये एक आसान सा अंत नहीं देती। ये एक सवाल छोड़ जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हवेली और सीढ़ियां दोनों नष्ट हो चुकी हैं, तो ये आवाज किसकी है? क्या ये सीढ़ियों की आत्मा का कोई बचा हुआ अंश है? या कुछ और? या शायद ये रवि है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक फंसी हुई आत्मा से अब एक रक्षक बन गया हो? एक पहरेदार जो अब भी वहीं मौजूद है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उस अदृश्य खतरे के पास दोबारा न जाए। वो धप धप की आवाज अब किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए एक चेतावनी बन गई है। ये एक दिलचस्प ख्याल है।